नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। गांव के लोग स्टूडियो में आज हमारे बीच मौजूद हैं जवाहरलाल कौल व्यग्र जी। व्यग्र जी अपर जिला जज पद से रिटायर होने के बाद लगातार रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं। उनके अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। आज के समय में जहां पत्रिका या अखबार निकालना कठिन है, ऐसे समय में कौल जी लगातार एक वार्षिक पत्रिका कालचक्र निकाल रहे हैं। आज हमारे बीच वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौल जी से उनके जीवन, साहित्य और संघर्ष के बारे में। कौल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार, शिक्षा दीक्षा और जीवन संघर्ष के बारे में दर्शकों को बताइए। ऐसा है, मैं वाराणसी जिले के परसीपुर रामेश्वर गांव में मेरा जन्म हुआ। एक दलित परिवार में ही हुआ। 13 जनवरी 1939 को मेरा जन्म तिथि है। और मैं फिर वहीं पास के प्राइमरी स्कूल से पढ़ने के बाद हाई स्कूल और इंटर वहीं एक कॉलेज खोला गया, जुगल बिहार इंटर कॉलेज। पहले हाई स्कूल था, फिर इंटर कॉलेज हुआ। इसके बाद जेपी मेहता इंटर कॉलेज वाराणसी से इंटरमीडिएट किया। फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने BA और MA भूगोल में MA किया, LLB किया। और उसके बाद मैं इलाहाबाद में जाकर IAS PCS की तैयारी करने लगा। तो 1963 में मैं वहाँ IAS तो नहीं बन पाया। मुंशी मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्या, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में मेरा नाम घोषित हुआ, लेकिन अंतिम नाम शामिल होने से लिया नहीं गया। फिर मैं वीडियो उसी साल 1963 के इम्तहान से वीडियो बना और उन्हें चुना गया। 1964 में मैं मुरली छपरा ब्लॉक बलिया में वीडियो पद पर आसीन हुआ। और उसके बाद वहाँ से गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में वीडियो की सर्विस करता रहा। और 1964 से 1978 तक। फिर 1978 में मैं 1973 के मुंशी मजिस्ट्रेट के इम्तहान में जो इम्तहान दिया था, उसके आधार पर मुझे 1978 में मुंशी मजिस्ट्रेट के पद पर बुलाया गया। मैं मुंशी बन गया और पहली पोस्टिंग मेरी फिर बलिया में ही हुई। वहाँ के बाद गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर और फिर बाराबंकी और फिर अंत में गोरखपुर में अपर जिला जज के पद से रिटायर 1999 में, जनवरी 1999 में रिटायर हुआ। उसके बाद वाराणसी के उपभोक्ता फोरम के जज के रूप में मैं काम करने लगा और 4-4.5 साल तक वहाँ काम किया। इसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं साहित्यिक कार्यकलाप में जुड़ा। उसके पहले भी मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन और ये दोनों सेवा काल में, दोनों तरह के सेवा काल में मैं कुछ साहित्यिक कार्यकलाप, कविताएं या गीत लिखता रहा। लेकिन प्रथम संकलन गीत संग्रह मेरा 1977 में दीवा स्वप्न गीत संग्रह, जब मैं वीडियो था तभी छपा था। उसके बाद ये रिटायर होने के बाद मेरा दूसरा गीत संग्रह अंतर्ज्वाल 2005 में। और फिर इसके बाद मुझे जरूर सुनो नई कविता संग्रह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन और कृतित्व पर आधारित युग सस्ता महाकाव्य और 2 कहानी संग्रह चक्कर और आहुति तथा एक गज़ल संग्रह रुकती नहीं ज़बान। उसके एक और कविता संग्रह जिसमें 3 कविता संग्रहों का कुछ कविताएं और कुछ जो प्रकाशित नहीं उनकी वो प्रकाशित हुई। मुझे ज़रूर सुनो, नहीं मुझे ज़रूर सुनो तो वो पहले बताया। मुखरित होते स्वर करके ये किताब आई। और अंत में
कुछ कही कुछ अनकही मेरी आत्मकथा है जो 2019 में आई। अच्छा, आपकी एक कहानी आई नया कफन, जो प्रेमचंद के कफन के समक्ष एक नया नैरेटिव खड़ा करती है। हाँ। तो ये नैरेटिव क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि प्रेमचंद जी की कहानी कफन जो लिखी गई, वो उसके बारे में मेरी सोच कुछ दूसरे रूप में आई कि ये कुछ ज़्यादती हो गई है इसमें मुंशी प्रेमचंद जी से। अब ज़्यादती का मतलब, उन्होंने जो कहानी लिखी, मैं उसमें नहीं कहता कि उन्होंने ऐसी कहानी क्यों लिखी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण उसके बारे में ये है कि वो जो उन्होंने दिखाया कि वो घीसू माधव दोनों, जब उनकी बहू मर गई, बुधिया शायद नाम था, जब मर गई तो उसके बाद उसके कफन लेने गए। कफन न लेकर के एक जगह बैठ के दारू पी रहे हैं, सब शराब पी रहे हैं और नशे में गिर करके कफन लेने कर नहीं आए। मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी कितना भी नशा पी ले, ये भूल नहीं जाएगा कि हाँ वो कफन लेने आया, उसकी बहू बिना कफन के ही रह जाए। तो मैंने इसमें अपने कहानी में वो हमने जो पात्र दिया, नया जो काल्पनिक नाम दिया, अलग अलग घीसू माधव की जगह बुधिया की जगह नाम दिया और दिखाया कि वो ऐसे ही वो उनकी बहू मरती है, दोनों कफन लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन वो कहता है, अपने बाप से कहता है कफन लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं ओढ़नी नया लाया था वो उसको ओढ़ा दिया और उसको रखा हूँ, वही कफन के रूप में होगा। तो मैं इसमें ये हमने दिखाना चाहा कि जब वो तो प्रेमचंद जी ने दिखाया कि वहीं पर नशे में गिर गए। मैं ये दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जब वो दारू पी रहे थे तो थाने का सिपाही आया, वहाँ इन सबों को देखा, करे तुम लोग यार बैठ के दारू पी, चलो चलो ले गया अपने थाने। कहा कि मुआयना होने वाला है एसपी साहब का, वहाँ काम कराते रहे और काम कराने के बाद जब वो शाम को छोड़े तो भागे भागे गए, एक कफन लेकर आए। लेकिन जब आए तो गांव आए तो पता लगा कि अरे वो तो लाश लेके गांव वाले लेके गए हैं कि बहू को। तब वो जो है वहाँ गया तो देखा कि लाश जल नहीं रही है, धीरे धीरे दुख दुख कर रहे, वही कफन उड़ा दिया तो वो जलने लगी। तो मेरा कहना है कि ये प्रेमचंद जी ने जो कहानी वहीं छोड़ दी थी, मैंने उसके इस रूप में वर्णन किया और दिखाया कि वो जो उसका हमारे पात्र का जो वो है और दोनों हैं, कहा कि मैं भी गया था। वो पूछ रहा कि क्या बाबूजी आप उसमें गए थे उनके कफन ले करके? तो कहा हाँ मैं गया था। और जब हम लोग वहाँ थे तो वो दोनों भागे आए, तो हमने कहा अरे कहाँ रहे, कहाँ रहे, हमको तो फंसा दिया पुलिस वालों ने, इसीलिए देर हो गई, नहीं ले पा रहे। तो हमारा ये कहना है कि हमने उस कहानी को इस रूप में थोड़ा सा दिया। अच्छा, आपके जो लेखन है उसमें दलित मुद्दे केंद्र में रहते हैं और दलित साहित्यकारों का जो केंद्र है वो दिल्ली में है। तो बहुत सारे जो दिल्ली से बाहर के साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार, उनको ये मलाल रहता है कि उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती या उनको उस तरीके से पूछा नहीं जाता या स्थान नहीं दिया जाता है। तो आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दलित भारतीय दलित साहित्य अकादमी वहाँ बनी हुई है। तो पहले तो मुझे उन्होंने बुलाया था एक बार, वो फेलोशिप दिया था। उसके बाद 2013 में, उसमें हर साल वो कार्यक्रम करते रहते हैं और बहुत अच्छा, देश के जाने माने दलित साहित्यकार वहाँ जुड़ते हैं। मैं भी गया तो मुझे जो है अम्बेडकर साहित्य अवार्ड जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड जो है दिया गया जून 2013 में। तो मैंने ये अनुभव किया कि ऐसा नहीं है कि दलित साहित्यकारों का, दलित साहित्यकार का अकादमी तो बनी है, लेकिन इसके अलावा जो दलित साहित्यकार वहाँ के हैं, कुछ उनकी सोच ज़रूर है कि हम लोगों के अलावा कोई और साहित्यकार नहीं दलितों में, लेकिन अब बात धीरे धीरे ख़त्म हुई है। ऐसा नहीं है कि एक समय था पर ये पहले सोच थी। पहले सोच थी कि दिल्ली में जो कुछ साहित्यकार रहे हैं, अब भी हैं, वो अपने को ही सुप्रीम समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, आपकी जो आप कविताएं भी लिखते हैं और आपकी कविताएं छंद युक्त होती हैं, लेकिन आज के समय में
छंद मुक्त कविताएं लिखी जा रही हैं, तो आपको ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप आज के दौर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं कविताओं के उसमें? जी, आपकी बात सही है। पहले हम भी गीत ही लिखते थे, फिर कविताएं लिखे। गीत कविताओं का ही दौर रहा। मैं मूल रूप से गीतकार ही था शुरू में, लेकिन बात को मैंने भी सोचा कि ये समय बदल रहा है, जो नई कविता आ गई, मुक्त छंद मुक्त कविताएं, तो मुझे ज़रूर सुनो। जो मैंने एक जो कविता किताब दी है, तो मेरा सोच ऐसा है कि आज के ज़माने में कोई भी कवि बन सकता है। छंद मुक्त कविता लिखे, कुछ भी जो विचार भाव उसके मन में आएगा लिख देता हो, कविता हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है। जो आज के वातावरण में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, कुछ अभी लोग गीत लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, छंदबद्ध कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन नया युग तो वही हो गया छंद मुक्त कविताओं का। तो मैं उससे जुड़ाव मेरा है, अभी ये नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं उस पर लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक किताब के बाद मुझे जरूर सुनने के बाद मैं नहीं लिखा। मैंने आपका एक संस्मरण पढ़ा था जयप्रकाश नारायण के ऊपर, जो बहुत ही मार्मिक था, तो हमारे दर्शकों को भी आप उनकी कुछ स्मृतियों को साझा कीजिए उस संस्मरण। जी, ऐसा है, जब मैं वीडियो की सर्विस 1964 में ज्वाइन किया, तो वही मुरली छपरा ब्लॉक, जहाँ जयप्रकाश जी का घर है, यहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र ज़्यादातर पटना में, बिहार में रहा, लेकिन वहाँ हमारी पोस्टिंग उन्हीं के घर के ब्लॉक में हुई थी, मुरली छपरा ब्लॉक। तो जब गांव आते थे तो मेरी मुलाकात उनसे होती थी, बड़ा स्नेह दिया उन्होंने मुझे। तो इस तरह उनसे जुड़े हुए जो अवधि रही, 4-4.5 साल की उनके साथ वहाँ रहे। और इसके बाद जब मेरा स्थानांतरण जौनपुर में हो गया, तो वो अपना समग्र क्रांति आंदोलन लेकर जब चले थे, तो वहाँ जौनपुर के डाक बंगले में वो रुके रहे। मैं अभी 2005 शायद वही समय था, तो मैं वहाँ शिवपाल सिंह खेम एक जाने माने कवि रहे हैं, उनके संपर्क में रहा। मैं उनको गुरु भी कहता था। मुझे भी पता लगा तो मैं वहाँ गया। तो जब कवि गोष्ठी शाम को रखनी थी, तो उसमें हम भी शरीक हुए। तो हमने एक अपने गीत संग्रह का उन्होंने कहा कोई सुनाया जाए, तो मैंने एक गीत का जो ऊपरी लाइन है वो बता रहा हूँ, वही मैंने सुनाया कि तुमने देखे नयन ज्योत में जगमगे, ज्योत सूना नयन तुमने देखा नहीं, जिंदगी जी उठी तुमने देखा किया, जिंदगी का मरण तुमने देखा नहीं। ये गीत सुन करके जेपी बहुत प्रभावित हुए। कहे गए आप ऐसे कविताएं लिखते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने जयप्रकाश जी से वही अंतिम रहा। इसके बाद उनकी मृत्यु हुई तो मैं पटना गया और उनके दाह संस्कार में शामिल, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, दाह संस्कार में शामिल हुआ। और वो अपने जो उनके संपर्क में मैं जब रहा, तो हम ये जान गए कि मुंशी के चुनाव में सिलेक्शन हुआ, लेकिन लिए नहीं गए। तो यही चाहते थे कि आप ISPCS में बैठते रहे। जब मैं मुंशी बन करके पटना गया तो मुझे पहचान भी नहीं रहे थे। अच्छा। लेकिन बाद को लोगों ने बताया कि यही जवाहरलाल हैं जो आपके यहाँ वीडियो रहे और मुंशी मजदूर, तब वो खुश हुए। इस तरह मेरा जीवन वृत्त उनके साथ जुड़ा रहा। तो जयप्रकाश जी जब साल में एक बार जो है आते थे, गांधी जी के श्राद्ध दिवस पर ही आते थे, और बहुत वहाँ अपना मेला होता था एक तरह से, तो अपना भाषण देते थे। हम लोग तो वहाँ थे ही उस समय। यही रहा उनका जीवन से जुड़ा। आप जिस दौर में पैदा हुए उस समय जो दलित उत्पीड़न था वो बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन आज के समय में जो राजनीतिक चेतना लोगों में आई है, राजनीतिक सामाजिक चेतना, तो आप उस पहले के दौर में और अब के दौर में क्या अंतर पाते हैं? पहले के दौर में हम तो जैसा अनुभव किए कि दलित उत्पीड़न शब्द करके कोई जो कहा जाता है उस तरह का उत्पीड़न नहीं था। दलित लोग अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में रहते थे, तो दलित होने के नाते उनका उत्पीड़न नहीं था, क्योंकि गरीब ज़्यादा लोग होते थे, काम धाम करते थे। तो लेकिन उत्पीड़न दलित के नाम पर हमने कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं देखा।
लेकिन हाँ ज़रूर ऐसा हुआ कि बाद को जब दलितों ने घोषणा कर दिया कि हम दलित कार्य नहीं करेंगे, जैसे चमार, जो दलित जात जो चमार होती है वो मरे हुए पशुओं को ले जाते थे सब, उन सब, या उनकी औरतें नाल काटती थी, जब बच्चा पैदा होता था नाल विच्छेदन करती थी। तो उन सबों ने एक दलितों ने, इनकी बिरादरी ने एक जो प्रस्ताव पास किया कि अब ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस काम को करने से छोटा समझा जाता है। तो वो काम बंद हो गया। लोग अब अस्पताल में बच्चों का पैदा करने के लिए अस्पताल जाते हैं, और वो अब कोई इस तरह का दायी कार्य नहीं करती कि अच्छा, मरे पशुओं को लोग अपना खुद जा कर के गाड़ देते हैं, कोई उसका चमड़ा नहीं निकालता। इस तरह की बातें पहले थी, बाद को सब बंद हो गई। अब कोई ये नहीं कहता कि दलित है तो इस पर अत्याचार है, वो तो व्यक्तिगत रूप से कोई किसी पर अत्याचार कर। आजकल तो जो दिखाई दे रहा है राजनीतिक प्रभाव भी उस पर, दलित उत्पीड़न पर, और आए दिन सुनने मिलता है कि दलित महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, अभी परसों ही इलाहाबाद में 4 दलित लोगों को की हत्या कर दी गई। तो ये अभी के दौर में ज़्यादा बढ़ा है कि पहले? मेरा पूछने का ये मतलब है। नहीं, ये दौर कहा नहीं जा सकता। दलित उत्पीड़न होता है तो होता है, जैसे एक एक्ट पास हुआ दलित उत्पीड़न से बचाव का, तो वो उसका प्रभाव कुछ हुआ कि लोगों को उसमें सजाए का प्राविधान रहा कि जो दलितों का उत्पीड़न करते रहे, SC/ST एक्ट बनाया गया दलितों के बचाव के लिए। तो उससे थोड़ा सा लोगों में डर भय हुआ, क्योंकि सजाएं होती रही। तो लेकिन ये कहना कि अब पहले में अब में कोई खास, पहले भी उत्पीड़न होता था, अब भी होता था, लेकिन हम कहेंगे कि अब उतना उत्पीड़न की बात नहीं है। लोग डरते हैं कि इन पर अत्याचार न किया जाए। अच्छा, अब तक आपको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? आपने इतना साहित्य में योगदान दिया है, इतनी किताबें आई हैं, तो उसका भी जिक्र जरा आप कीजिए। जी, क्या? उसका भी थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। आपको अब तक कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? सम्मान का मुझे याद है कि मुझे सन 1989 में जब मैं आजमगढ़ में था, तो राहुल सांस्कृतिक स्मृति केंद्र से मुझे सारस्वत सम्मान दिया गया। फिर उसके बाद जो है अशोक मिशन एजुकेशन, ही जो बनारस में ही अशोक एजुकेशनल सोसाइटी है, उससे मुझे अम्बेडकर प्रियदर्शी सम्मान दिया गया 2000 में। इसके बाद वाराणसी से मदर हलीमा अवार्ड वर्ष 2009 का निगारे बनारस अवार्ड मुझे दिया गया। इसके बाद साहित्यिक संघ वाराणसी का 2010 का सेवक स्मृति सम्मान मुझे दिया गया। इसके बाद भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली के वर्ष 2013 का डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड दिया गया। और अभी 2020 में लास्ट में वाराणसी का ही रामचंद्र नसीम साहित्य सम्मान 2020 मुझे दिया गया। अच्छा, आपके सपनों में किस तरीके का भारत है जिसके लिए अभी संघर्ष किया जाना चाहिए? जी, आपके सपनों में जो भारत है वो किस तरीके का भारत होना चाहिए और इसके लिए हमको संघर्ष किया जाना चाहिए? आप सही सवाल किए, इनके बारे में मैंने लिखा भी है। ऐसा है कि अभी तक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चतुर्वर्ण व्यवस्था चल रही, जिसमें जाति का विचार भावना है। मैं यही सोचता हूँ, लिखा भी, कहा भी हूँ, कहता रहता हूँ कि जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अंतिम सोच यही थी कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो अब ऐसा है, अब जाति विहीन समाज इस हिंदुस्तान में कैसे बने, ये बड़ी सोचनीय बात है। और लगता है नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। तो एक समय आए, ऐसी गवर्नमेंट आए जो घोषणा कर दे कि अब कोई जात नहीं लिखेगा, जात विहीन समाज हो गया। तो वो सब मेरा विचार ये है कि जो जाति व्यवस्था का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज जो बनाया गया है, ये बिल्कुल गलत बनाया गया है। और इस व्यवस्था में कोई सवर्ण है, कोई अछूत है, कोई सछूत है। ये व्यवस्था बहुत ही दुखदाई है समाज में लोगों को। तो मेरी सोच यही है कि अगर इस तरह के समाज का निर्माण हो जाता है, जात विहीन समाज बनता है, तो अमीर गरीब तो रहेंगे, लेकिन जात व्यवस्था के नाम पर जो संसार में और कहीं नहीं, वह
और आप देखेंगे गोले हैं, गोरे हैं, काले हैं, लेकिन वहाँ जात नहीं है, आपस में कोई जात नहीं है। लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं है। किसी सवर्ण को और किसी अछूत को देख कर कोई बता सकता है कि ये अछूत है, सवर्ण है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये व्यवस्था यहाँ की बहुत सोचनीय है। आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आने वाले दिनों में आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे साहित्य का हो या किसी और क्षेत्र में, जो काम अधूरा रह गया है और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? जानती हैं आप कि कालचक्र नाम की हमने एक पत्रिका निकाली थी 2016 में निकाली, 16, 17, 18, 19। इसके बाद ये कोरोना आ गया तो मैं वो एक तरह से बंद ही ऊपर उन पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़ाव और अम्बेडकर साहब से जुड़ाव रहा, तो मैं इस समय भगवान बुद्ध से ही जुड़ाव अपना रखता हूँ, जो कि मैं बुद्धिस्ट धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन बुद्धिस्ट धर्म को मानता हूँ। और इसी पर सोच है और लोगों में चेतना जगाई जा रही है कि वर्ण व्यवस्था के में जो ऊंच नीच की भावना है, इसको हिंदू धर्म की जो भावना है, इसको ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने जो धर्म चलाया था, न वहाँ जात है, न पात है, न ऊँच है, न नीच है, अगर इस तरह का लोग भावना अपने मन में रख लें या मान लें, बुद्धिज़्म को स्वीकार करें, तो बुद्धिज़्म है क्या? बुद्धिज़्म यही है कि उस बात पर तुम मानो जो बड़ी किताब में या बड़ा आदमी बोलता है या कही जाती है, बल्कि उस बात को मानो जो तुम्हारी बुद्ध समझे कि सही है। तो ये अगर भावना लोगों में जागृत हो जाएगी तो सभी बुद्धिस्ट हो जाएंगे, सभी बुद्ध धर्म को मानने लगेंगे। आप यहाँ आए, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा राहुल। इसी तरह की और महत्वपूर्ण बातों के लिए आप देखते रहिए गांव के लोग। धन्यवाद।